पे अगर ये हो रहा है कि कोई रेडिएशंस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो किससे होंगी? वो रेडियो एक्टिव मटीरियल से होंगी। तो रेडियो एक्टिव मटीरियल में मैंने आपसे कहा कि देयर आर लॉट ऑफ न्यूक्लियसेस जो कि अनस्टेबल हैं, वो स्टेबल होना चाहते हैं, तो वो रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं। और रेडिएशन तीन टाइप की है, अल्फा, बीटा एंड गामा। यही तीन टाइप की रेडिएशंस हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। तो जब हम डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को, तो जब अल्फा, बीटा, गामा डिके होता है, तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी रेडिएशंस हो रही होंगी तो वो या तो अल्फा होंगी या बीटा होंगी या गामा होंगी, या तीनों भी हो सकती हैं। यानी रेडिएशन तो तीनों टाइप की है ना। तो ये भी हो सकता है कि एक ही मटेरियल तीनों टाइप की रेडिएशन प्रोड्यूस करे, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ वो तीनों में से कोई एक टाइप का रेडिएशन ही प्रोड्यूस करे। तो जब रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा तो उसका मतलब ये है कि वो डिके कर रहा है। डिके का मतलब है टूट रहा है। डिके का क्या मतलब होता है? टूटना। तो अब रेडियो एक्टिव डिके का मतलब होता है रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस होना। रेडिएशन प्रोड्यूस होने को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। अब जो रेडियो एक्टिव डिके है ना बेटा, उसमें आपके पास रेडियो एक्टिव डिके इज अ सेल्फ डिस्टिंक्शन प्रोसेस विच an unstable nucleus emit the nuclear radiations like alpha, beta and gamma so as to become the stable। एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो क्या करना चाह रहा है? वो स्टेबल होना चाह रहा है। स्टेबल होने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको डिके करना है, मतलब अपना मास जो है वो डिकम्पोज करना है, मास को कम करना है, अपनी रेडिएशंस को प्रोड्यूस करना है। तो उसके थ्रू वो क्या करेगा? वो डिके करेगा। तो डिके अल्फा होगा, गामा होगा या बीटा होगा, या तीनों के तीनों हो सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक जरूरी होगा। तो व्हेन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिके इट्स न्यूक्लियस ब्रेकअप। जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके करता है तो उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? वो ब्रेकअप होता है। मतलब इस तरह नहीं कि जी आपके जो आजकल ब्रेकअप हो रहे हैं उस तरह ब्रेकअप नहीं। आपके न्यूक्लियस का ब्रेक उसको न्यूक्लियस का टूटना। ठीक है ना? न्यूक्लियस का टूट जाना मतलब ये हो गया कि जो आपके न्यूक्लियस हैं वो जैसे एक बड़ा न्यूक्लियस होता है वो जी छोटे दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, या दो छोटे न्यूक्लियस हैं वो मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। तो दोनों पॉसिबल है, ये जरूरी नहीं है कि जी न्यूक्लियस बड़ा टूट के छोटे ही बनेगा। ये भी तो हो सकता है कि छोटे दो मिलके एक बड़ा बना ले। तो इसको भी हम न्यूक्लियस का ब्रेकअप ही कहेंगे। वो दो प्रोसेस है, आगे आके हम वो पढ़ेंगे कि वो दोनों प्रोसेस क्या है। जब दो न्यूक्लियस मिलते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है, और जो दो न्यूक्लियस टूटते हैं तो कौन सा प्रोसेस होता है। लेकिन होता दोनों में ही न्यूक्लियर डिके ही है। ठीक है? तो व्हेन द न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिके करेगा, इट्स न्यूक्लियस ब्रेकअप emit an alpha particle or beta particle and energy and form a new atom of a different element। तो जब आपके पास एक न्यूक्लियस टूटेगा तो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएंगी। मतलब ये होगा, लेट्स सपोज एक न्यूक्लियस है, उसके बाद जी आपके पास चार प्रोटॉन्स हैं। अब वो डिके कर रहा है, डिके के बाद उसमें दो प्रोटॉन रह गए। तो दो प्रोटॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो अलग होता है, दो चार प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर अलग होता है। तो इसका मतलब है एलिमेंट ही टोटली चेंज हो रहा है। तो पहले वो एलिमेंट था फोर, अब एलिमेंट हो गया टू। तो दोनों में चेंज है। तो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेडियो एक्टिव डिके जब भी होगा उसमें से न्यूक्लियस टूटेगा, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो एक नया एलिमेंट बनेगा। अब अपेरेंट न्यूक्लियाई एक्स, यानी वो न्यूक्लियाई जो के रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं उसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई कहते हैं। कहते हैं ये वालदैन है भाई। क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो उसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई। तो अब पेरेंट न्यूक्लियाई एक्स चेंज इनटू द डॉटर न्यूक्लियाई वाई। मतलब पेरेंट न्यूक्लियाई को हम एक्स का नाम देंगे और डॉटर न्यूक्लियाई को हम वाई का नाम देंगे। तो अब उसके अंदर अब सबसे पहली बात आती है अल्फा डिके। तो जब अल्फा डिके की बात हम करते हैं तो बेटा सबसे पहले तो अल्फा की थोड़ी सी प्रॉपर्टी जहन में ले आओ। कल हमने बात की थी अल्फा डिके, अल्फा पार्टिकल कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अल्फा पार्टिकल कौन से पार्टिकल्स होते हैं। बुचड़ा, बुचड़ा,
बुशरा, जी सर। तो मैंने आपसे कुछ पूछा, आपको आवाज आई? जी सर, आवाज आ गई। तो बेटा आवाज आई, तो आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही कि अल्फा पार्टिकल कौन से पार्टिकल्स होते हैं? हमने कल नेचर पढ़ी थी बाकायदा, लास्ट क्लास में हमने नेचर ऑफ द अल्फा पार्टिकल पढ़ा था कि अल्फा पार्टिकल नेचुरली क्या होते हैं, हीलियम होते हैं। हमने जी नेचुरली किया था। सर। तो अल्फा पार्टिकल नेचुरली हीलियम है। इसका मतलब है जब अल्फा डिके होगा, हीलियम 100 आउट ऑफ 100% प्रोड्यूस होगा। तो अल्फा डिके में देखो क्या हो रहा है, व्हेन अ न्यूक्लियस इमिट अल्फा पार्टिकल्स द एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2। क्यों? क्योंकि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये हमने हीलियम में पढ़ा। ठीक है, हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब भी अल्फा डिके होगा, वॉल्यूम जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिक्रीज बाय 2 होगा एंड द मास नंबर डिक्रीज बाय 4 होगा एंड द हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस लाइक दिस। देखो क्या हो रहा है, पीयू पीयू हमारे पास एक एटम है, न्यूक्लियस है, जिसका एटॉमिक नंबर 240 है, मास नंबर, और एटॉमिक नंबर 94 है। वो जैसे ही अल्फा डिके प्रोड्यूस करेगा तो देखो उसका जो मास नंबर, जो एटॉमिक नंबर होगा वो 94 से 92 हो जाएगा, और जो मास नंबर होगा वो 240 से 236 हो जाएगा। मीन मास नंबर डिक्रीज बाय 4 हो गया और एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 हो गया। तो एक हीलियम प्रोड्यूस हो गया। तो हीलियम जो है वो अल्फा पार्टिकल्स है। तो एक हीलियम प्रोड्यूस हो गया और पीयू से यू बन गया, मीन यूरेनियम बन गया। अब इसकी जो रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरह होती है, एक्स पेरेंट न्यूक्लियाई है, ए और जेड है, तो जेड डिक्रीज बाय 2 तो Z-2 लिख दिया, और ए डिक्रीज बाय 4 तो A-4 कर दिया। जैसे यहां पर है, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। पीयू जब टूटेगा तो 94 से 92 बन जाएगा क्योंकि 2 से डिक्रीज होगा, और 240 से 236 बन जाएगा क्योंकि 4 से डिक्रीज होगा। तो अल्फा डिके जब भी होगा उसमें हीलियम प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अल्फा डिके में क्या होगा, हीलियम प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्योंकि बेटा ये मास डीकंपोज्ड हो रहा है, तो बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन व्हेन द मास इज डीकंपोज्ड इट्स प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी यहां 100 आउट ऑफ 100% प्रोड्यूस होनी है। ठीक हो गया, डिके जो भी डिके होगा उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो, तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होनी होनी है। ठीक है, तो अल्फा डिके में क्या होगा, हीलियम जी। प्रोड्यूस होगा एंड आपके पास क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब यहां पर एक चीज जहन में रखना, जरूरी नहीं है पी यू आई, आपका कोई भी एलिमेंट आ गया, लेट्स सपोज एक्स आ गया, कोई भी एक्स एलिमेंट आ गया, उसके ऊपर लिखा हुआ ये 200 है फर्ज करो, और नीचे लिखा हुआ ये जी 90 है। तो अब आपसे कह रहे हैं अल्फा डिके करो, तो जब भी आप अल्फा डिके करोगे ना बेटा, इसको 2 से डिक्रीज करो तो ये 88 हो गया, इसको 4 से डिक्रीज करो तो ये 196 हो गया। यहां पर y जो हो जाएगा वो 196 और 88 बन जाएगा। इसमें से 2 डिक्रीज हुआ तो ये हीलियम बन गया। तो यहां पर आपके पास हीलियम बन गया 2 और 4 और प्लस एनर्जी। तो कुछ भी हो जाए, अल्फा डिके जब भी होगा आपने पेरेंट्स में से 4 और 2 को डिक्रीज कर देना है, आपके पास हीलियम अलग से बन जाएगा और एनर्जी अलग से बन जाएगी, अल्फा डिके हो जाएगा। क्लियर होगी बात? इसमें कोई इशू? नो सर। चलो अच्छी बात है। अच्छा, अब हमारे पास देखो, ये आगे मैंने टीएच के भी किया। टीएच जब वो हो रहा है, डिके उसका हो रहा है, तो उसका डिके बन रहा है आपके पास, यानी ऊपर 230 जो है वो डिक्रीज बाय 4 होगा, 226 हो जाएगा, 90 डिक्रीज होगा तो 88 बन जाएगा। इसी तरह नीचे यूरेनियम का फिर मैंने किया, यूरेनियम 238 होता है हमारे पास और 92 होता है, 92 डिक्रीज हुआ 90 हो गया, 238 4 से डिक्रीज हुआ तो 234 हो गया, तो टीएच बन गया हमारे पास 90, क्योंकि टीएच होता है टीएच बन गया, प्लस हीलियम प्लस एनर्जी आ गई हमारे पास। अब बीटा डीके, अब बीटा डीके का नेचर जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, कि वो इलेक्ट्रॉन्स होते, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का कोई किस्सा कहानी होगी। व्हेन अ न्यूक्लियस emit a बीटा पार्टिकल द मास नंबर डज नॉट चेंज। क्योंकि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ तो कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मास नंबर जो होगा वो मीन ऊपर वाला नंबर जो होगा वो चेंज ही नहीं होगा, एटॉमिक मास जो है वो चेंज ही नहीं होगा।
बट द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, जो नीचे वाला होगा वो +1 हो जाएगा, मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो +1 हो जाएंगे। एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज लाइक दिस, CS है 134 है, 137 है और 55 है। तो जब ये बीटा डिके करेगा तो 137 ही रहेगा, बट नीचे 55 से 56 हो जाएगा आपके पास। तो इसकी अगर मैं आपके एक इक्वेशन बनाऊं तो देखो, CS 137 55 है, वो क्या हो गया +1 हो गया 56 बन गया, BA बन गया, क्योंकि CS का मास एटॉमिक नंबर होता है 55, BA का एटॉमिक नंबर होता है 56। तो जब वो 56 बना तो वो BA में कन्वर्ट हो गया, वो BA का न्यूक्लियस बन गया, और प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस एनर्जी प्रोड्यूस हो गई आपके पास। क्लियर हो गया? इस तरह और भी है, जरूरी नहीं है सिर्फ ये है। C है कार्बन 6 and 14, तो कार्बन के साथ +1 हो गया तो नाइट्रोजन बन गया N। इसी तरह P भी है 82 है, उसके साथ प्लस हो गया तो 83 हो गया, BI बन गया आपके पास। ठीक है? जी। तो बीटा डिके में क्या होगा, आपके बीटा डिके में आपका एटॉमिक नंबर जो होगा इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा। अल्फा डिके में एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 होता है, और मास नंबर भी डिक्रीज बाय 4 होता है। अच्छा, अब गामा में देखो, गामा क्योंकि रेज है, यहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं है, तो देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर और मास नंबर, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। गामा रेज डज नॉट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, इसमें कोई न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इट डज मेक द न्यूक्लियस मोर स्टेबल, बस ये सिर्फ स्टेबल करने की कोशिश करता है, उसको स्टेबल करता है। गामा रेज आर emit एट द सेम टाइम टुगेदर व्हेन आइदर एन अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, यानी उसमें से अल्फा या बीटा पार्टिकल जब निकलते हैं तभी गामा रेज निकल जाती हैं। व्हेन अ न्यूक्लियस इजेक्ट एन अल्फा और बीटा पार्टिकल, देयर इज ऑफ्टन सम excess energy produced which will be released as a gamma particles, gamma rays। अब देखो Pu से Pu ही रहा, बट पहले जो Pu था वो अनस्टेबल था, उससे जैसे ही गामा रेडिएशन प्रोड्यूस हुई, हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे ही प्रोड्यूस हुई तो Pu जो है वो स्टेबल हो गया। यानी जब हम इसको बाय इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो इक्वेशन में भी इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, बस इसके साथ यहां पर एड अप हो जाएगा, यानी इक्वेशन इस तरह हो जाएगी, Pu 240 94, और इक्वेशन जब बनी तो Pu 240 94 प्लस एनर्जी, बस, और कोई चेंज नहीं आएगा। मीन बहुत हाई वोल्टेज एनर्जी इससे प्रोड्यूस होगी, जो EM वेव्स हैं हमारे पास, लेकिन Pu सिर्फ क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और कुछ भी इसमें नहीं होगा। यहां तक क्लियर हो गई बात? जी सर। कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है? गामा डी के वापस समझा दो। गामा डिके में बेटा ये होगा कि गामा डिके में कोई चेंज नहीं आएगा, जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है ना उसके ऊपर कोई चेंज। जैसे देखो बीटा डिके में क्या हुआ, बीटा डिके में आपका नीचे वाला जो नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज हुआ, +1 हुआ बीटा में। अल्फा में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर जो है वो -2 से डिक्रीज हुआ, और मास नंबर जो है वो -4 प्लस -4 से डिक्रीज हुआ। लेकिन गामा के अंदर दोनों नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Pu है 240 है और 90 है, तो जब ये डिके करेगा तब भी ये Pu ही रहेगा, 240 ही रहेगा और 90 ही रहेगा, चेंजिंग कुछ नहीं आएगी, सिर्फ प्लस एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा बस। जो वो स्टेबल हो रहा है ना, वो स्टेबल करते हुए वो एनर्जी प्रोड्यूस कर जाएगा बस, और वो एनर्जी EM वेव्स होंगी। मीन गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इसलिए उसको हम EM वेव्स का नाम भी देते हैं। तो वो EM वेव्स होंगी या गामा वेव्स, आप कह सकते हो कि गामा रेज होंगी हमारे पास। क्लियर हो गई बात? जी मेरा बच्चा, क्लियर हुआ? दोबारा समझाऊं इसको? जी सर, हो गया क्लियर। आज नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इसमें आता है हाफ लाइफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके चैप्टर के अंदर, इसकी कैलकुलेशंस आती हैं। ठीक है, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ को पहले समझो, हाफ लाइफ होती क्या है। फर्ज करो आपके पास क्या होता है, आपके पास एक लेट सपोज
एक एलिमेंट है या कोई भी चीज आपने ले ली, चलो वो कितनी ले ली, 1 kg ले ली, कितनी ले ली, 1 kg। अब वो क्या हो रही है, वो जी कम होते 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 हाफ हो गई है। तो 1 kg जब हाफ होता है कितना रह जाता है, 0.5। 0.5 kg, ठीक है। इसी तरह अगर लेट सपोज मैंने कोई चीज ले ली 10 kg, तो वो हाफ कितनी होगी, जी सर। 10 kg जब हाफ होगी तो कितनी हो जाएगी, 5। 5 kg। हाफ लाइफ का मतलब ये है ना कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी मास है, एक एलिमेंट का जितना भी मास हो, वो केजीज में हो, ग्राम्स में हो, मिलीग्राम में हो, माइक्रोग्राम, किस में मर्जी हो, तो जब वो मास हाफ रह जाता है, यानी जब वो रेडियो एक्टिविटी करता है, तो आपने कहा रेडियो एक्टिविटी करते हुए उसका मास क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है, डिके हो रहा होता है ना। हम्म। तो जब डिके होता है मास कम होता जाता है। अब उसका मास जितना भी है और उस मास को हाफ करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, मतलब अगर वो 1 kg है, 1 kg से 0.5 kg होने तक जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, या अगर वो 10 kg है, 10 kg से हाफ होने 5 kg होने तक जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, या वो जी 50 ग्राम्स है, 50 ग्राम्स को हाफ होने 25 ग्राम रहने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, तो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूस द मास बाय हाफ, या इस तरह कह सकते हो, या इस तरह कह सकते हो कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिके द हाफ मास, तो उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। मतलब आपके पास 100% का 50% होने तक जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। अच्छा, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, सुनाई दे रही है, जी सर। इंपॉर्टेंट चीज यह है, अगर एक चीज 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम का हाफ होता है 50 ग्राम। तो वो जितने टाइम में 50 ग्राम बनेगी ना बेटा, तो फिर जब 50 हाफ होगा तो 25 बनेगा। तो 50 से 25 बनने में भी सेम टाइम ही रिक्वायर्ड होगा उसको, ये नहीं होगा कि टाइम चेंज होगा। फिर 25 जब हाफ होगा तो वो 12.5 रह जाएगा। तो 25 से 12.5 होने में भी उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम उसको 100 से 50 बनने में लगा, क्योंकि मास हाफ होने में जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो अगर 100 है, 100 से 50 तो ये एक हाफ लाइफ हो गई, 50 से 25 ये दूसरी हाफ लाइफ हो गई, 25 से 12.5 ये तीसरी हाफ लाइफ हो गई, 12.5 फिर हाफ होगा तो वो चौथी हाफ लाइफ हो जाएगी, उससे फिर वो हाफ होगा तो पांचवी हाफ लाइफ, इस तरह ये हाफ लाइफ चलती रहेगी। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि 0.01 होती है, 0.01 उसको हम हाफ कर रहे होते हैं, तो 0.01 जब हाफ होता है तो 0.05 हो गया, 0.005, फिर 0.025, फिर 0.0125, इस तरह ये चलता रहता है। तो मासेस जब भी हाफ होगा वो हाफ लाइफ कहलाएगा। ठीक हो गया। और एक हाफ लाइफ जिसकी भी होती है वो कांस्टेंट होती है, वो कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, यूरेनियम हो, प्लेटिनियम हो, ट्राइटिनियम हो, कोई भी चीज हो, तमाम के तमाम एलिमेंट की जो हाफ लाइफ है वो बेटा कांस्टेंट है, वो नेवर चेंज होती है। तो वो आपको प्रोवाइड होती है या आपको निकालनी पड़ती है ग्राफ के अंदर से। ठीक है। अब सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। समझ आ गई आपको डेफिनेशन के क्या है? जी सर। द हाफ लाइफ मीन टी हाफ, मैंने देखो टी हाफ लिखा हुआ है, of a radioactive substance is the time for half of the radioactive nuclei to decay. Radioactive decay with the same pattern as shown in the diagram. देखो डायग्राम में शो की गई है। 100% है, पहले देखो सबसे पहले 100% है, टोटल 100 है। उसके बाद वो 50% रह गई, तो यहां पर 50 रही तो ये उसकी एक हाफ लाइफ हो गई। उसके बाद जब वो 25 रह गई तो ये दूसरी हाफ लाइफ हो गई। फिर जब वो 12.5 हो गई तो ये तीसरी हाफ लाइफ हो गई।
तो देखो आप इस तरह भी कह सकते हो कि इसको मैंने 1/2 लिखा हुआ है, फिर 1/4 लिखा हुआ है, फिर 1/6 लिखा 8 लिखा हुआ है, फिर 1/16 लिखा हुआ है। इस तरह भी कर सकते हो, बट वो उसको छोड़ दो, बस आप हाफ लाइफ कैलकुलेट करके उतना मल्टीप्लाई कर दिया करो। लेट्स सपोज मुझे इसमें कहा गया कितनी हाफ लाइफ है, कितनी हाफ लाइफ है, तो मैं कहूंगा 1 2 3 हाफ लाइफ है, 3 बार हाफ हुआ है। 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, तो 3 बार हाफ हुआ है, तो मैं इसे कहूंगा 3 बार हाफ हुआ है। ये समझ आ गई बात की? हम्म तो इसके ये जो पहली हाफ लाइफ लेट सपोज 12 थी, 12 डेज में ये हाफ हुआ है, तो ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी, तो टोटल डेज हो जाएंगे 36। 36 डेज में ये 100% से 12.5% रहेगा। ठीक हो गया? हम्म अच्छा, उसके बाद हमारे पास इसी में आता है आपके कि बाज़ औक़ात कैलकुलेशन आ जाती है। लेट्स सपोज देखो ये ग्राफ है, ये भी सेम वही है, 100%, फिर 50%, फिर 25%, फिर 12.5%, फिर 6.25%, फिर 3.125%, इस तरह ही चलता रहेगा। अगर इसमें मुझसे कोई पूछे कि कितनी हाफ लाइफ है, इसमें कोई मुझसे पूछे कितना हाफ लाइफ है, तो देखो अब हाफ लाइफ मैं कैसे बनाऊंगा। पहले 100 था, 100 से 50 एक हाफ लाइफ हो गई ये, दूसरी हाफ लाइफ हो गई 25, तीसरी हाफ लाइफ हो गई 12.5, चौथी हाफ लाइफ हो गई 6.25, पांचवी हाफ लाइफ हो गई 3.125। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 हाफ लाइफ आ गई इसके अंदर मेरे पास। लेकिन अभी आगे और भी चलेंगी, क्योंकि ऑलरेडी मास 3.15 रहता है, खत्म नहीं हुआ मास, वो और भी हाफ होता रहेगा। लेकिन इस ग्राफ में मेरे पास 5 हाफ लाइफ मौजूद है। समझ आ गई? सर। अच्छा, इसी तरह फिर इसकी कैलकुलेशन हमारे पास आती है, इसके एक डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं, उसकी करना पड़ता है हमें। जैसे देखो आपसे क्या कह रहा है, द ग्राफ शोज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज रैपिडली एट द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एंड देन मोर and more slowly. We cannot say when the last atom will decay. Different radioactive substance decay at the different rate. Some much faster than the others. यानी कुछ ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, कुछ जो है वो आराम आराम से कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो एक क्वेश्चन है, द काउंटर रेट फॉर अ रेडियो एक्टिव सोर्स फॉल फ्रॉम 400 से 400 से वो 50 हुआ है। 400 था, 50 हुआ है, तो देखो अब 400 पहले हाफ करो तो कितना हो जाएगा, 200। यही होगा, जी सर। यही होगा, ओके। अब 200 को हाफ करो तो कितना हो जाएगा, 100। अब 100 को हाफ करो तो कितना हो जाएगा, 50। मतलब ये हो गया कि जनाब वो कितनी बार हाफ हुआ है, 1 2 3 टाइम हाफ हुआ है, तो 50 बना है। 400 से 50 कितनी बार में बना है, 3 हाफ लाइफ में बना है, 3 हाफ लाइफ में बना है। सर। अब वो आपसे कह रहे हैं 3 हाफ लाइफ जो है वो 3 मिनट में हुई है। कितने मिनट में हुई है? 3 में। तो एक हाफ लाइफ बताओ कितनी है। अब एक हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी बेटा, 3 मिनट टोटल टाइम है, तो 1 मिनट इसका हो गया, 1 मिनट इसका हो गया, 1 मिनट इसका हो गया, क्योंकि हाफ लाइफ सेम ही होती है, वो चेंज नहीं हो सकती। तो 3 डिवाइड बाय 3 कर लो, यानी टोटल टाइम जो है उसको हाफ लाइफ पे डिवाइड कर लो, 3 हाफ लाइफ आई हैं, तो 3 डिवाइड बाय 3 1 मिनट हो गया। तो आंसर आ गया 1 मिनट। आंसर कितना आ गया आपके पास, 1 मिनट। 1 मिनट आंसर आ गया। इसी तरह इसके डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे क्या कह रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव इज 2400 ईयर्स। एक रेडियो एक्टिव है, उसकी हाफ लाइफ जो है 2400 ईयर्स है, यानी वो 2400 ईयर्स में वो क्या हो रहा है, वो हाफ होगा। अ रेडियो एक्टिव एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ 720 काउंटर पर सेकेंड। मतलब ये हो गया कि एक काउंटर जो है वो 750, आपके पास 720 काउंटर है,
मीन टोटल मास 720 है। फिर उसके बाद हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द एक्टिविटी टू फॉल टू 90 काउंट्स पर सेकेंड, मतलब कितना टाइम उसको लगेगा कि 720 से वो 90 बन जाए। क्या बन जाए? 90। अब आपने 90 बनाना है, 720 को हाफ करते रहना है। अब मैंने यहां आंसर डायरेक्ट लिख दिया कि कितना आंसर मैंने लिखा हुआ है 7,200। अब कैसे लिखा है? अब सबसे पहले आप 72 को सॉरी 720 को हाफ करते रहो। 720 को हाफ करो, कितना होगा? 720। जी 720 को हाफ करो, 360। यहां आ गया 360। एक बार हाफ हुआ 360 हो गया। मीन 2400 एयर जब गुजरे तो 360 हो गया। अब 360 को और हाफ करो, एक बार और हाफ करो, कितना हो गया? 180। 180 हो गया। यानी दोबारा 2400 एयर गुजरे तो 180 हो गया। अब उसको चाहिए 90, इसका मतलब एक बार और हाफ होना चाहिए इसको। तो 180 और हाफ करो तो 90 बन गया। तो 2400 ईयर और गुजर गए तो कितनी बार गुजरे? 3 बार गुजरे। तो 2400 प्लस 2400 प्लस 2400 7200 बन गया आपके पास। जी। बात समझ आई? जी सर। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, गौर से जरा करना देखना। उसके बाद आपसे कह रहा है भाई, आपसे कह रहा था हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज 24 ईयर। अब हाफ लाइफ दे दी 24 ईयर, उसकी टोटल हाफ लाइफ है। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल फॉल फ्रॉम अ फ्रैक्शन ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू आफ्टर द 72 ईयर्स। आपसे कह रहा है एक सैंपल लिया गया है, आपने बताना है कि भाई आफ्टर 72 ईयर्स उसकी कितनी फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी। कोई भी सैंपल दे दिया आपको, ठीक है। अब लेट्स सपोज क्या है, पहली हाफ लाइफ आएगी 24 ईयर बाद, क्योंकि उसने बोला है। फिर सेकेंड हाफ लाइफ आ गई 24 ईयर बाद। फिर थर्ड हाफ लाइफ आ गई 24 ईयर बाद। फिर फोर्थ हाफ लाइफ आ गई 24 ईयर बाद। इस तरह ये चलती रहेगी। अब काउंट करो कि 72 कहां आ रहा है। 24 प्लस 24 कितना हो गया? 48। 40। तो जब पहली बार हाफ होगा तो वो 1/2 हो गया। पहली बार हाफ 1/2 हो गया। अच्छा, 24 एंड 24 28 हो गया। तो सेकेंड बार हाफ हुआ तो 1/4 हो गया। अब 24 टू 48 प्लस 24 कितना हो गया? 24। 24 प्लस 24 48 हो गया। 48। 48 प्लस 24 कितना हो गया? 72। मतलब ये 72 रिक्वायर्ड जो कर रहा है वो थर्ड हाफ लाइफ की कर रहा है। तो यहां पर सेकंड हाफ लाइफ के बाद 1/4 हो गया। अब थर्ड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? 1/8 बन जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा ना, तो हाफ होता रहेगा। तो 1/8 हो गया। तो आपकी फ्रिक्शन जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/8। ये आ गई 1/8। बात समझ आ गई? जी। कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है, कोई ऐसी चीज जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? नो सर। अच्छा, अब एक और हाफ लाइफ। छोटा, सॉरी, हाफ लाइफ के क्वेश्चन वैसे इसी तरीके से आते हैं। आते इसी तरीके से। इसमें ग्राफ के भी इन्वॉल्व होते हैं, ग्राफ से निकालना होता है, या इस तरह के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं उससे निकालना होता है। जैसे देखो ये है, अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 6000 ईयर। हाफ लाइफ के उसका हाफ लाइफ है 6000 ईयर। हाउ मच टाइम पास द रेट ऑफ इमिशंस फ्रॉम सैंपल ऑफ आइसोटोप ऑफ 1/6 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। कितने साल लगेंगे जब वो 1/16 पे पहुंचेगा? 1 किस पे पहुंचेगा? 16 पे। 60। इसका मतलब ये हो गया कि चलो पहले बनाओ, 1/2 जब होगा तो 600 ईयर्स गुजरने चाहिए, 6000 ईयर्स। ठीक हो गया। फिर जब 1/4 दोबारा से हाफ होगा 1/4 तो 6000 ईयर दोबारा गुजर जाएंगे।
फिर जब एक बार और हाफ होगा तो 1/8 हो जाएगा, तो 6000 ईयर फिर गुजर जाएंगे। फिर 1/16 जब होगा, एक बार और हाफ होगा, फिर 6000 ईयर गुजरेंगे। तो कितनी हाफ लाइफ आई आपके पास? 4 4 आई। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? 24 24,000 ईयर गुजरने चाहिए, तब ये जाके जो बनेगा वो 4 हाफ लाइफ पे बनेगा। तो इसका आंसर आया 24,000। ये 2400 लिखा हुआ है, 24,000 है, क्योंकि 6000 है ना ऊपर, तो ये 24,000 आएगा। मतलब ये आपका जी 1000 में है ये आंसर। स्पेलिंग वो टाइपिंग एरर है, ये 24,000 ईयर्स आएगा। क्लियर हो गई बात? जी इसी तरह देखो, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी सेम इसी तरह के पार्ट्स में आता है। एक और क्वेश्चन आ गया, आपसे कह रहे हैं फिगर शोज हाउ द नंबर ऑफ एटम आर रेडियो एक्टिव आइसोटोप चेंज। इस फिगर में शो किया गया टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 400,000 है। आपसे कह रहा है भाई वो होते 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 चला गया नीचे तक, यहां तक आ गया, पता नहीं ये कहां तक आया, लेकिन यहां तक पहुंच गया। अब वो आपसे क्या मांगेगा? वो इसमें कुछ चीजें मांगेगा। क्या मांगेगा? ये लो जी, वो आपसे कह रहा है कि भाई ये बताओ, डिटरमाइन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। इसकी हाफ लाइफ निकालनी है। तो 4000 को हाफ करो, कितना बना? 2000 तो 2000 पे लाइन बनाओ भैया। 2000 कहाँ है? 2000 2000 ये रहा। इस पे मैं लाइन बना रहा हूँ, ये लो जी। 2000 यहां से स्टार्ट हुआ, ये लाइन बनी, यहां पर आई। अब यहां से नीचे जाओ, यहां पर कौन सा टाइम आ रहा है आपके पास? ये वाला आ रहा है, ये रहा टाइम, ये आ रहा है आपके पास। हाँ अब इस लाइन को निकालोगे, ये कौन सी लाइन आ रही है? 10 11 12, 12 आ रही है 12 इसमें सेकंड में। हाँ तो आंसर आपका आ गया 12 सेकंड। हाफ लाइफ कितनी आई आपके पास? 12 सेकंड इसकी हाफ लाइफ है। क्लियर हो गई बात? जी हाफ लाइफ तक आज का पोर्शन हमारा खत्म हो गया है। कैलकुलेशन हमारी खत्म हो गई है। हाफ लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा, कोई ऐसी चीज जो हेडिक दे रही है हाफ लाइफ में? नो सर ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।